करौली से बड़ी खबर है। गुर्जर महापंचायत की तैयारी तेज हो चुकी है। पीलूपुरा में बांटे जा रहे हैं पीले चावल। गुर्जर नेता कार्यकर्ता जनसंपर्क में जुटे हैं। 8 जून को दरअसल गुर्जर महापंचायत होनी है। आरक्षण आंदोलन के दौरान मौतें हुई थी। मृतकों के परिजनों को नौकरी की मांग की जा रही है। आंदोलन में दर्ज केस वापस लेने की भी मांग देवनारायण बोर्ड की बैठक में की गई है। अनदेखी पर बड़े आंदोलन की चेतावनी की जा रही है, धमकी दी जा रही है। देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर करौली से, जहां पर आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनको दरअसल नौकरी देने की मांग की जा रही है। मृतकों के परिजनों को नौकरी दी जाए, ये इनकी तरफ से मांग की जा रही है। और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी है। आंदोलन में दर्ज जो केस हैं उनको भी वापस लेने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। देवनारायण बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला किया गया और ये बड़ी मांग वहां पर रखी गई है। अनदेखी करने पर चिताया गया है कि बड़ा आंदोलन एक बार फिर से किया जाएगा। देखिए पहले भी हवा उड़ी थी इस बात की कि गुर्जर जो है महापंचायत जो है आंदोलन की तैयारी करे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, की बैठक में क्या फैसले लिए गए, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए बताना चाहूंगा, ये महापंचायत को लेके जगह जगह बैठकें की जा रही हैं, पीले चावल बांटे जा रहे हैं जी। इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग महापंचायत में पहुंचे। और महापंचायत में जो मुद्दे रहेंगे वो ये रहेंगे कि जो आंदोलन के दौरान जो लोग मृत हुए थे उन्हें नौकरी की मांग की गई थी, वो अभी तक नहीं मिली है। साथ ही जो अन्य इनकी मांग है जिनमें केस दर्ज जो मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान उनको वापस लेना था। और देवनारायण बोर्ड की समय समय पर बैठक नहीं होने के भी आरोप लगाए। तो इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई और सरकार ने एक बार फिर अनदेखी की तो ये जो महापंचायत है वो बाद में आंदोलन बदल सकती है। हालांकि इनका कहना है कि जो महापंचायत है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी और सरकार को एक संदेश देना होगा कि जो इनकी मांगे हैं रुकी हुई हैं उन्हें पूरा किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी के लिए आपका। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोटा में पढ़ने वाले राजिद गुप्ता टॉप हो चुके हैं। बताया जा रहा है राजिद गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। उनकी रैंक 1 आई है। कोटा के सक्षम जिंदल को दूसरी रैंक वहीं पर मिली हुई है। टॉप 10 में कोटा के 4 छात्र जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टॉप 10 में कोटा के 4 छात्र शामिल हैं। रहा कि मैं कोटा का ही था तो मैं कोटा में ही पढ़ लिया, पर जैसे मेरे बैचमेट्स जो है जो मेनली बाहर से ही हैं तो उनको भी बहुत ऐसा रहता है कि अच्छा हुआ हम कोटा आ गए, हम कोटा में पढ़ने लगे, तो डेवलपमेंट उनका भी बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट हो गया। तो आप भी कोटा आइए, और अगर कोटा ना भी आ पाए कोई रीज़न से तो जहाँ पे भी हैं अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। खुद से कुछ मत करिए, टीचर्स से कंसल्ट करिए कैसे क्या कुछ पढ़ना है और पूरी मेहनत करिए उसके अंदर जुट जाइए एकदम। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है। और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। ये बात है कि कभी मुझे कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मना नहीं किया, क्योंकि मेरी डिमांड भी रैशनल होती थी कि माँ ये किताब चाहिए, माँ ये चाहिए वो चाहिए। कुछ ऐसा मैंने हाई फाई कभी कुछ मांगा नहीं कि मेरे को ऐसा स्कूटर चलाने दे दो, ऐसा कुछ वैसे मैंने कभी मांगा नहीं। तो कभी मना नहीं किया उन्होंने, और हर समय सपोर्ट की कि चक्षु आज तेरे को, मेरे घर का नाम चक्षु है सॉरी, तेरे को आज मैं छोड़ देता हूँ एलन, तेरे को आज मैं कर देता हूँ, तो आज चल बाहर खाने चलते हो, वैसा टाइप का इंटरेक्शन था। बहुत फ्रेंडली था। और मेरी बहन भी मतलब टाइम टू टाइम मेरे से बात करने आ जाती थी, तो वो भी एक दिमाग खुल जाता है उससे, तो मतलब सही रहता है, दिमाग फ्रेशन अप हो जाता है, तो अच्छा रहता है वो भी। पापा आपके बड़े फ्रेंडली हैं आपसे? हाँ, पापा अकेले नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन भी, मतलब ऐसा वो एक होना जरूरी है ताकि क्या है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा ओपन अप कर पाए कि यहाँ ये दिक्कत हो रही है। यहाँ साथ देखिए जासूसी मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा इसे माना जाएगा। भारतीय फोन नंबर का इस्तेमाल आईएसआई कर रही है। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं कई भारतीय नंबर। आरोपी हसीन ने मुहैया करवाए थे कई भारतीय नंबर। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए नंबरों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। जासूसी के आरोपी कासिम और हसीन से पूछताछ जारी है। जासूसी कांड में एक और बड़ा खुलासा, डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश हुई थी। देखिए इस वक्त का बड़ा खुलासा हुआ है, डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश हुई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, परत खुल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। डीआरडीओ के अधिकारी भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी उनको।
निश्चित तौर पर देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा लगातार इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से कासिम की बात करें, कासिम और उसके भाई असीम की बात करें, तो ये दोनों से अलग अलग टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल में ही रख करके दोनों से अलग अलग पूछताछ करने का मतलब है कि किस तरह से तमाम अब तक जो जानकारी इन दोनों आरोपियों के द्वारा तमाम जो सूचनाएं लीक करने का आरोप, और इसके साथ साथ किस तरह से ये लोग काम करते थे, और खास तौर पर जिस तरह से भारत सरकार में के इंडियन आर्मी में और डीआरडीओ के अधिकारियों को किस तरह से फंसाने के लिए, हनी ट्रैप कराने के लिए ये लोग आपस में साजिश रच रहे थे। तो ये इन तमाम मामलों पर भी विस्तार से पूछताछ की जा रही है, और डीआरडीओ के अधिकारी को आपस में फंसाने की जो एक कोशिश की जा रही थी, उसका रीजन ये था कि कहां कहां पे किस तरह से आधुनिक हथियार जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और किस तरह से गैजेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इन तमाम मामलों की जानकारी डीआरडीओ के अधिकारी से ली जा सकते हैं। और इसके साथ ही असीम ने शुरुआती तौर पर यह भी बताया है कि वो पिछले 4-5 साल पहले पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था। 4-5 साल से लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स को वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, और उसके काफी जो फोटोग्राफ्स जो हैं वो पाकिस्तान में भेजे हैं। यानी कि भारत में जो जासूसी करता था उसके तमाम फोटोग्राफ्स भी वो पाकिस्तान लगातार भेजते रहे हैं। हालांकि स्पेशल सेल के द्वारा असीम के फोन का डेटा जो है वो रिट्रीव करने का जो प्रयास किया जा रहा है, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ताकि असीम का जो व्हाट्सएप चैट है और डेटा वो निकाला जा सके, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि असीम ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को क्या क्या जानकारी भेजी है। आईएसआई के लोगों को असीम के जरिए ही कासिम अपने जाल में फंसाया था, और कासिम मौलवी है, इसलिए कहा गया था कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया बढ़ रही है, कई नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। शंकर, ये कितना ज्यादा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जो आईएसआई है वो हिंदुस्तानी नंबरों का इस्तेमाल कर रही है हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने के लिए, अधिकारियों को फंसाने के लिए? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब तीनों सेना अध्यक्षों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो कहा गया था कि पाकिस्तानी जो नंबर हैं उनसे बच के रहना है, क्योंकि वो लोग जो हैं साइबर क्राइम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो अलग ही मैटर निकला है। निश्चित तौर पर देखिए, हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले की पड़ताल के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई, जिसमें कि ये भी पता चला है कि जो पाकिस्तानी गुर्जे होते हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स जो होते हैं, वो भारी मात्रा में भारतीय सिम की डिमांड करते हैं, जिससे कि वो आसानी से किसी से बातचीत किया जा सके। तो सबसे पहला वो जो एक बातचीत करने का जो उसका अंदाज होता है वो पंजाबी अंदाज होता है। दूसरा, जैसे कि आसानी से किसी को भी बरगलाया जा सके। दूसरा, जो भारतीय सिम अगर होगा तो भारतीय सिम का हवाला देकर के इसमें आसानी से बताया जा सकता है कि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो भारतीय होते नहीं है, वो पाकिस्तानी होते हैं। तो पिछले कुछ समय से लगातार जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सिम को इकट्ठा किया जाए। भरोसा जीतने की कोशिश भारतीयों का यहाँ पर आईएसआई के जरिए की जा रही है, हिंदुस्तानी नंबरों का इस्तेमाल करके। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर चिड़ावा में सेल्समैन को धमकी भरा कॉल आया। गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती मांगी गई। सेल्समैन को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। पाकिस्तान में आईएसआई को फंडिंग करने की भी बात सामने निकल कर आई है। कल शाम से अब तक लगातार व्हाट्सएप कॉल उसे आ रहे हैं। पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में सेल्समैन का नंबर शामिल किया गया। यू आर अंडर अरेस्ट के नाम से ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में शामिल लोग पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसा दावा है। ग्रुप में शामिल और भी लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। बात यही थी, कल 5:30 बजे के करीब एक ग्रुप कॉल आया व्हाट्सएप पर। वहाँ से बोल रहे हो ना, बोले मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करो आप 50 लाख रुपए, मेरे को फंडिंग करनी है पाकिस्तान में। यार मेरे पास तो नहीं इतना पैसा। बोले मेरे को फंडिंग करनी है 50 लाख रुपए दो। वहाँ पर सब पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। मैं आईएसआई से बोल रहा हूँ और गोल्डी बराड़ का आदमी हूँ। और फिर ना उसने कहा, और फिर फ़ोन काट दिया। फिर मेरे पास पूरी रात से कॉल आ रही है। अभी तक सुबह तक भी कॉल ही आ रही है पूरी रात।